नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले भाई थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज ही करा देता हूँ। आ जाओ आप एनसीईआरटी में बच्चों। देखो, ओवरलोडिंग तीन तरीके की होती है, ठीक। फटाफट देख ही लो, है ना। ओवरलोडिंग तीन तरीके की होती है बच्चों, आपकी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ। नंबर वन जो ओवरलोडिंग होगी वो कैसे होगी? ओवरलोडिंग कैन अकर, ये नंबर वन टाइप की ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट। दिस अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर आर डैमेज or there is a fault in the appliance. Okay, in such a situation the current in the circuit averagely increases. ये नंबर वन टाइप की ओवरलोडिंग है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इसका हैंडल है, यहाँ से लाइव वायर आ रही, अंदर कॉइल लगा हुआ है, और ये न्यूट्रल वायर है, ठीक। तो गलती से लाइव वायर न्यूट्रल वायर टच टच हो जाते हैं ना, डैमेज डैमेज हो जाते हैं, कटवट जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से जो लाइव वायर से करंट आ रहा है, यहाँ से जो आई करंट आ रहा है, तो वो इस रेजिस्टेंस में ना जाके, यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है इसमें ना जाके यहीं से घूम जाता है ऐसे, क्योंकि करंट हायर रेजिस्टेंस में नहीं जाना चाहता है, ठीक। तो वो इसी रास्ते से ऐसे चला जाता है, बस। उसको जाना कहाँ से चाहिए था, यहाँ से। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों वायर आपस में टच कर गए, लाइव और न्यूट्रल, तो ये यहीं से घूम के चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। क्योंकि उसको लोअर रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया, बस इसी को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये पहले टाइप का ओवरलोडिंग है। तो फर्स्ट टाइप के ओवरलोडिंग में क्या होता है? फर्स्ट टाइप की ओवरलोडिंग में लाइव वायर न्यूट्रल वायर टच कर जाते हैं। सेकंड टाइप का जो ओवरलोडिंग होता है बच्चों, वो कैसे होता है, ध्यान से चेक करिए। तो फर्स्ट टाइप का जो ओवरलोडिंग होता है जिसमें लाइव न्यूट्रल वायर टच करते हैं, इस टाइप की ओवरलोडिंग को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड टाइप की ओवरलोडिंग होती है वो क्या होती है, कैन अकर टू एन एक्सीडेंटली हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक। सेकंड टाइप की ओवरलोडिंग होती है जब आपके घर में ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, कभी कभी पावर स्टेशन से ही ज़्यादा आ जाए, सोचो, ठीक। मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, बाहर से ही ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, 220 वोल्ट की जगह। अब सोचो अगर 440 वोल्ट आ गया, कभी गलती से कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया वहाँ पर पावर स्टेशन में, तो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ज़्यादा करंट आ जाएगा आपके घर में, है ना। ज़्यादा करंट आने की वजह से हीटिंग हो जाएगी वायर से, सब जल वल जाएगा सारा वायर, जो भी अप्लाइंसेस हैं आपके, है ना। बट अगर इसीलिए घर के बाहर मेन फ्यूज़ लगा होता है, तो बाहर से अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गई तो ज़्यादा करंट आएगा, तो मेन फ्यूज़ ही आपका क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, बस। तो अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और अंदर के जो वायरिंग आपने अपने घर में कराई वो बची रहेगी, ठीक है ना। थर्ड जो है, समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लाइंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। तो एक सिंगल सॉकेट आपने लिया, अब सिंगल सॉकेट में मल्टीप्लग खरीद के लाए बाजार से, इसी में फैन लगा रहे हैं, इसी में कूलर लगा रहे हैं, इसी में टीवी लगा दिया, इसी में रेफ्रिजरेटर लगा दिया एक में ही। तो सोचो, इसके पीछे से जो तार आई है लाइव वाली, ठीक, वो तो 5 एम्पियर के लिए बनी हुई थी, लेकिन आप उससे निकाल रहे हो 20 एम्पियर, तो क्या होगा सोचो, हीटिंग इफेक्ट से बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो तीन तरीके की ओवरलोडिंग है। नंबर वन, क्या बताओ? नंबर वन, लाइव वायर न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाएंगे, जिससे कि करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्रेप्टली फ्लो करेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्लास में मैंने बताया है। तो इस टाइप की ओवरलोडिंग को शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। नंबर टू, कभी कभी पावर स्टेशन से ही मिस्टेक हो जाता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बाहर से ही सप्लाई ज़्यादा वोल्टेज की आ जाती है, जिससे करंट इंक्रीज कर जाता है। थर्ड है, एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लाइंसेस को आप लगा देते हो गलती से, तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। और कभी भी ओवरलोडिंग होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने की वजह से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से, जो वायर्स वगैरह होते हैं वो हीट होके खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपका। ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, सवाल में आ जाइए फटाफट। कह रहा व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये मैंने आपको बताया। कह रहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, ठीक। अर्थ वायर का फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको डिस्कस कई बार कर चुका हूँ। अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है बच्चों? अर्थ वायर की हेल्प से जो लीकेज होता है करंट का, ठीक है, उसको हम ग्राउंड में भेज देते हैं, बस खत्म, ठीक। जिससे कि हमें जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस होते हैं, जो मेटेलिक बॉडी के होते हैं, तो हमें शॉक नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ा सा आपको बता दें जिन बच्चों को नहीं पता है भाई, वैसे आप प्लीज़ जाके क्लास करिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वाली मैंने आपको बताया, उससे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, तो हम एक ग्रीन कलर की तार इसकी बॉडी में लगा देते हैं, ठीक। ये ऐसे इसकी मेटेलिक बॉडी में, ये तो जब भी कोई करंट की लीकेज होती है तो ये अर्थ वायर के थ्रू कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में। तो हम कभी भी इसकी मेटेलिक बॉडी को टच करेंगे रेफ्रिजरेटर की, तो हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि सारे चार्जेस पहले ही ग्राउंड में जा चुके हैं। अगला,
व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, मैंने भी आपको दिखाया एनसीईआरटी में। कह रहा है स्टेट वन फैक्टर कंडीशन दैट कैन लेड टू इट। ओके, शॉर्ट सर्किटिंग कब हो सकती है? ठीक है, तो वो कंडीशन आपको लिखनी है, वो फैक्टर आपको लिखना है। तो बच्चों वो फैक्टर ये है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी भी कारण से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तब शॉर्ट सर्किटिंग होती है, और एब्रप्टली इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट। तो ये सब कहानी आपको लिखनी। नेम अ डिवाइस इन द हाउस होल्ड दैट एक्ट्स एज अ सेफ्टी मेजर फॉर इट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए, है ना, शॉर्ट सर्किट ना हो इसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करोगे आप? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करेंगे, आपको पता है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज का फिर आपसे पूछा उन्होंने क्या, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इट्स वर्किंग। सुन लो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो फ्यूज का जो आपका प्रिंसिपल है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकेट का एक होता है एमसीबी के बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछता है आजकल। एमसीबी यूज होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है, सुन लो ध्यान से। फ्यूज का प्रिंसिपल क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हो। एमसीबी का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस। ठीक, फ्यूज के बारे में पूछेगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एमसीबी के बारे में पूछेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला, बस अब इसकी वर्किंग वर्किंग बतानी है तो फ्यूज की आप वर्किंग वर्किंग बता दोगे। कैसे बताओगे फ्यूज की वर्किंग, बताओ। फ्यूज की वर्किंग पता होगी सबको। ये इस तरीके से फ्यूज है आपका, ये एक फिक्स रेटिंग का फ्यूज होता है। सपोज 5 एम्पीयर का फ्यूज है, ठीक, तो ये ओनली 5 एम्पीयर की करंट अलाउ करता है। अगर 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट आ गई तो यहाँ पर जो टिन प्लेटेड कॉपर वायर है मेल्ट कर जाएगा। मान लो 6 एम्पीयर की करंट आ गई तो ये 6 एम्पीयर को तो अलाउ कर देता है, वैसे थोड़ी ज़्यादा करंट आ गई मान लो 7 एम्पीयर, ठीक, तो ये करंट यहाँ से जैसे ही पास करेगी मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा। आगे जो आपका रेफ्रिजरेटर रखा है जिसको ओनली 5 एम्पीयर करंट चाहिए थी, 7 नहीं चाहिए थी, वो बच जाएगा आपका। ठीक, करंट आगे नहीं जा पाएगी, बस यही सब लिखना है और क्या। ठीक, अब सुनो, फिर से उसने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की शॉर्ट सर्किटिंग से आप क्या समझते हो? तो ये एक स्पेशल टाइप की ओवरलोडिंग है जिसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक, और जिससे कि करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। बस इसी को हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। इससे बचने के लिए आपको एक फ्यूज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सब कहानियां हैं, और आपको समय समय पर देखते रहना चाहिए कि आपके घर में जो वायर्स हैं, है ना, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में जो वायर्स हैं वो कहीं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कहीं आपस में डैमेज होके कहीं कांटेक्ट तो नहीं कर रही है। सबका मतलब वियर एंड टीयर का ध्यान रखना चाहिए। अब देखो अगला सवाल ये आता है आपका एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस सवाल को देखिएगा। देखो बच्चों, कहेगा कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक मोटर है या रेफ्रिजरेटर कुछ भी दे देगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर की पावर दे के रखा है कितना। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आप लोग पढ़ के आए होगे, ठीक, तो उसका पावर कितना 1.5 किलोवाट। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा ये, वॉट में, तो 1500 वॉट इसका पावर है। ठीक, इस ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक सर्किट। अब जैसे उसने डोमेस्टिक सर्किट बोल दिया, अब आप इंडिया में रहते हो, जैसे उसने डोमेस्टिक सर्किट बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप 220 वोल्ट ले लोगे। सुन लो ध्यान से, हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि हमें पढ़ाया गया ना भाई, हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं बच्चों, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमें 220 वोल्ट का मिलता है, तो आपको खुद ही ले लेना है 220 वोल्ट का। ठीक, अब कह रहा है ना डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना है इस क्वेश्चन में, 220 वोल्ट। आपको नहीं देगा तब भी लेना है। ठीक, कह रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर। ठीक है, तो करंट रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर की है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है व्हाट वुड हैपन व्हेन इट इज स्विच ऑन। क्या होगा जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे। अब सुनो ध्यान से, देखो देखो बच्चों, बात समझो। चल क्या रहा है मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखो बच्चों, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था डोमेस्टिक वायरिंग वाले टॉपिक में। ठीक, सुनो बच्चों, हमारे घर में दो तरीके के सर्किट होते हैं। एक होता है 15 एम्पियर का, एक होता है 5 एम्पियर का। सुन लो, अभी आगे सवाल भी आएगा। हमारे घर में आ जाओ एनसीईआरटी में आ जाओ, थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, हमने जब पढ़ाया था तो हमने क्या बताया था, यहाँ से जब लाइव और न्यूट्रल वायर आते हैं तो ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही दो तरीके के सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक, कौन कौन से, एक 15 एम्पियर वाला और एक आपका 5 एम्पियर वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से दो सर्किट हम डिवाइड करके भेजते हैं। तो 15 एम्पियर की लाइन भी अंदर जाती है 15 एम्पियर के लिए और 5 एम्पियर के लिए। 15 एम्पियर से हम क्या क्या चलाते हैं,
जो हैवी मशीन्स है जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, है ना, जो हैवी कूलर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब, ठीक। और 5 एम्पियर से हम क्या चलाते हैं, जो लो पावर रेटिंग यानी कि लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने वाले डिवाइसेस, जैसे फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, ठीक है। तो छोटी मोटी मशीन्स को 5 एम्पियर वाले सर्किट में, और बड़ी बड़ी मशीन्स को 15 एम्पियर के सर्किट में। अब खुद दिमाग लगाओ, कोई बड़ी मशीन है ना, जिसको लगाना था आपको कहाँ, 15 एम्पियर में, लगा दिया आपने कौन सी लाइन में, 5 एम्पियर में, क्या होगा भाई, समझो, खुद समझो। बाहर से लाइन आ रही थी कितने की, 5 एम्पियर की। लाइन का मतलब वायर, ये जो वायर बनाई गई है ये 5 एम्पियर की करंट के लिए बनाई गई है वायर, ठीक। लेकिन आपने लगा दी यहाँ हैवी मशीन, क्या लगा दिया आपने, हैवी। हैवी मशीन मतलब जिसका पावर रेटिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो हैवी मशीन आपने लगा दी जिसका पावर रेटिंग ज़्यादा है, ठीक। तो क्या करेगा बताओ। अब भाई ये तो मान लो कोई मोटर है हैवी, है ना, अब भैया इसको जितनी करंट चाहिए वो तो खींचेगा, मान लो उसको 10 एम्पियर चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 एम्पियर वाली लाइन में भी 220 वोल्ट का ही है ना, तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो करंट ये जितनी खींचेगा, अगर सपोज ये 10 एम्पियर की करंट खींच रहा है, अपनी पूरी पावर यूज करेगा, अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस 220 मिलेगा तो। इंडिया में जो मशीन्स बनती हैं वो 220 वोल्ट के लिए बनती हैं, ठीक। तो हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में चाहे 5 एम्पीयर वाला सर्किट हो और चाहे 15 एम्पीयर वाला, दोनों में 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो भैया तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल जाएगा, तो काम भर का तो ये अब इसकी जो भी पावर होगी उसके हिसाब से मान लो उसने 10 एम्पीयर का करंट निकाल लिया, ठीक। तो 10 एम्पीयर जैसे ही निकालेगा तार जल जाएगी आपकी, ये पूरी वायर जल जाएगी, जो लाइन पड़ी हुई है आपका पूरा सर्किट जल जाएगा, ये जो पूरा 5 एम्पीयर का जो वायर है, जितनी लाइन आपने अपने घर में डाली हुई है सब जल जाएगी, क्योंकि 10 एम्पीयर की करंट नहीं झेल पाएगा ना ये। 10 एम्पीयर की करंट भाई, करंट आपने 2 गुना कर दिया तो H=2 क्या होगा, I²RT से हीटिंग देखिए कितनी ज्यादा हो जाएगी, जल जाएगा। अब इसी के ऊपर सवाल आता है एग्जाम में, तो यहाँ पर आ जाओ, देखो सवाल क्या दिया उसने आपसे, आ जाइए। सवाल उसने दिया कि एक मोटर है तुम्हारे पास जिसकी पावर कितनी है, 1500 वॉट है, यानी कि 1.5 किलो वाट को वॉट में चेंज कर लिया, ये लो, ठीक। अब कह रहा है कि अब तुम्हारे घर में, पढ़ लो जरा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर, वही कह रहा है 5 एम्पियर की लाइन पड़ी हुई है, कितने की, 5 एम्पियर की, ठीक। और मोटर उठा के तुमने यहाँ लगा दी, तो मोटर उठा के लगा दी, अब हमारे घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो मिलता ही है, तो उसकी आप टेंशन छोड़ दो। अब हम ये चेक करेंगे, मेरी बात ध्यान सुन लो, ध्यान से, गलत मत कर देना एग्जाम में, सवाल सुन लो भाई। ये जो उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला करंट ना, ये आपकी लाइन का करंट है, मतलब जो लाइन बिछी हुई है, जो वायर आया है वो कितनी करंट झेल सकता है, 5 एम्पियर की। तुमने मोटर लगा दी बिना जाने पहचाने उसमें, तो मोटर को तो भाई 220 मिलेगा ना, वो तो अपना खींचेगा जितना करंट खींचना है। तो आपको एग्जाम में चेक करना है, क्या चेक करना है, आपको एग्जाम में चेक करना है ऐसे क्वेश्चंस में कि ये मोटर कितनी करंट खींच रही है, उसको आप निकालोगे P=VI से, ठीक। तो P=VI, तो I बराबर P/V, तो P/V से करंट निकाल लो, तो आपको पता चलेगा मोटर कितनी करंट खींचेगी। तो मोटर कितनी करंट खींच रही है, 6.8 एम्पियर। अब बताओ 5 एम्पियर की लाइन है, लेकिन मोटर कितनी करंट खींच रही, कितनी करंट ड्रॉन कर रही है यहाँ से, 6.8 एम्पियर। अब बताओ क्या हालत होगी इस वायर की, रहेगा, जल जाएगा, बताइए, खराब हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये वायर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट से खराब हो जाएगा, और हमारी मोटर रुक जाएगी, स्टॉप वर्किंग। पढ़ लीजिए आंसर, इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड 6.8 एम्पियर इज मोर देन द करंट रेटिंग ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट की करंट रेटिंग से ज्यादा करंट ये खींच रहा है। वायर बनाई गई थी 5 एम्पियर की करंट डिलीवर्ड करने के लिए, लगा दिया तुमने उसमें ऐसी मशीन की वो 10 एम्पियर निकाल ली, 6 एम्पियर निकाल ली, 8 एम्पियर निकाल ली, तो भाई जल जाएगा वो, ठीक है ना। तो हेंस द फ्यूज विल मेल्ट। अच्छा चलो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने भैया एक फ्यूज भी लगाया हुआ है, ये तो बड़ी सावधानी हम लोग करते ही हैं, है ना। तो हमने कोई फ्यूज भी लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और ये मशीन काम करना बंद कर देगी, बस यही है। और फ्यूज नहीं लगाओगे, अगर फ्यूज तो कहीं बाहर लगाते हो, बहुत बाहर, यहाँ पे, यहाँ गलत लगा दिया मैंने, यहाँ नहीं, लाइव वायर में यहाँ कहीं फ्यूज बाहर लगाओगे अपने घर के, तो जैसे ही ज्यादा करंट ड्रॉन करेगा फ्यूज ही मेल्ट हो जाएगा, तो पीछे से ये वायर आपकी बची रहेगी। और फ्यूज नहीं लगाओगे तो पूरी तार जल जाएगी आपकी 5 एम्पियर वाली, है ना। तो वही चीज़ है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भैया हमने फ्यूज लगा के हम लोग चल रहे हैं, तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा एंड द इलेक्ट्रिक मोटर रुक जाएगी काम करना, स्टॉप वर्किंग, ठीक। समझ गए। अगला सवाल, अर्थ वायर क्या होता है। अर्थ वायर का जो इंसुलेशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और अर्थ वायर क्या होता है ये हमने आपको बताया हुआ है, आप थोड़ा सा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आके देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए बच्चों आपके एनसीईआरटी में, ठीक। ये ग्रीन वाला अर्थ वायर है, ठीक। तो इसको ला के यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगा के ग्राउंड में डाल देते हैं, इससे क्या फायदा है
कि जो मेटालिक बॉडीज पे, जो जैसे कि रेफ्रिजरेटर की मेटालिक बॉडी हो गई या एसी की मेटालिक बॉडी कुछ होगी, उस पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा लीकेज करंट का होता है, वो हमेशा ग्राउंड में लगातार जाता रहता है, अर्थ में लगातार जाता रहता है, जिससे अगर हम कभी भी मेटालिक बॉडी को टच करेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक, तो ये हमने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हाउ इट्स वर्क इन आर डोमेस्टिक सर्किट, तो मैंने आपको बता दिया कैसे वर्क करता है। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना हो तो भैया पढ़ लो, इनकी भी बात क्या लिखी हुई है यहाँ पे, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। द अर्थ वायर, चलो एनसीईआरटी से दिखा देते हैं, एनसीईआरटी से ही देख लो आप, अर्थ वायर के बारे में दिखाता हूँ मैं कहाँ लिखा हुआ है। आ जाओ भाई, अर्थ वायर के बारे में कहाँ पर है, ये देखो बच्चों यहाँ लिखा है ना, ए, ये देखो बच्चों, ये पूरी कहानी आपको अर्थ वायर के एग्जाम में कुछ भी आएगा तो लिखनी है, ये पूरी कहानी पढ़ लो। डोमेस्टिक वाले में पढ़ाया था क्या। द अर्थ वायर विच हैज एन इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस. This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. For example, electric press, toaster, table, refrigerator, table fan, refrigerator. The metallic body is connected to the earth wire, which provides a low resistance conducting path to the current. Thus, it ensures that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keeps its potential to that of the earth, and the user may not get a severe electric shock. Okay. अब ये क्या बात लिखी है मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये कोई मेटालिक बॉडी है, ठीक, इसमें से ब्लैक कलर का लाइव वायर, सॉरी न्यूट्रल वायर, रेड कलर का लाइव वायर और ग्रीन कलर का इसकी मेटालिक बॉडी से लगा के ले गए और अर्थ में ऐसे बरीड कर दिया अंदर एक मेटालिक प्लेट लगा के। ठीक, अब यहाँ पे जब लीकेज ऑफ करंट होगा तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक इसका और इसका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो यही बात आपकी किताब में लिखी हुई है क्या, इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ। ये जो बात लिखी कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ का मतलब ये है कि जो मेटालिक बॉडी उसका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, जब सारे चार्जेस ग्राउंड में चले जाएंगे तो अर्थ का पोटेंशियल और मेटालिक बॉडी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक, तो जब आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े होके इस मेटालिक बॉडी को टच करोगे तो ग्राउंड का जितना पोटेंशियल है उतना ही आपका, क्योंकि आप ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, और इस मेटालिक बॉडी का भी उतना ही पोटेंशियल है, तो कोई भी करंट आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सारा करंट तो पहले ही कहाँ से जा चुका है, लाइव सॉरी अर्थ वायर से, है ना, ग्राउंड में। ओके, तो ये चीज़, इससे आपको सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक, अगला आ जाओ फटाफट डिस्कस कर लो क्या ही है इसमें। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला सवाल, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ डोमेस्टिक सर्किट, है ना, सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है। ठीक, इलेक्ट्रिक मीटर का यूज़ क्यों करते हो, तो जवाब है इलेक्ट्रिक मीटर का यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कितनी कंज्यूम करी है उसको मेजर करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में, तो ये लिख देना है। अर्थिंग क्यों करते हो, अभी बताया है अर्थिंग क्यों करते हो। ठीक, उसके बाद लिस्ट टू प्रिकॉशंस दैट, अब ये अच्छा सवाल है, लिस्ट टू प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग। सुन लो ध्यान से, ओवरलोडिंग को अवॉइड करने के लिए टू प्रिकॉशंस लिखने एग्जाम में। ठीक है, क्या सावधानी रखोगे आप, तो ओवरलोडिंग जिसके कारण होती थी वो सावधानी रखिए, जैसे कि नंबर 1, ध्यान से सुनिए, ओवरलोडिंग बचाने के लिए सुनिए, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपके जो स्विच, जो आपके सॉकेट वगैरह हैं वो ढीले विले तो नहीं, कहीं पे लूज तो नहीं, लूज कनेक्शंस तो नहीं कहीं पर, या कहीं पर आपके जो लाइव वायर न्यूट्रल वायर वियर एंड टीयर तो नहीं, कटे वटे तो नहीं टच कर जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट भी एक स्पेशल टाइप की ओवरलोडिंग है, बताया मैंने आपको। ठीक, तो ये चीज़ है, तो आप चेक कर लो कि कहीं वेयर एंड टीयर तो नहीं है, नंबर 1। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो ओवरलोडिंग होती थी वो कौन से कारण से होती थी, जब पावर स्टेशन से ज़्यादा वोल्टेज आ जाता था, याद है, अचानक से, उसे तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो उसको छोड़ दो, वहाँ कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकते हो तुम। ठीक, उसके लिए बस तुम एक प्रिकॉशन ले सकते हो, यस बताइए। हाँ हाँ, वही कहने जा रहा था मैं, हाँ, उसमें हम कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकते अपनी तरफ से, भाई हम रोक थोड़ी ना पाएंगे बाहर से अगर 440 वोल्ट आ गया, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, हम सबसे बाहर क्या करेंगे, अपने घर के बाहर फ्यूज लगा देंगे। आप देखोगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ्यूज यहाँ पर लगाया हुआ है, ये एनसीईआरटी में आ जाओगे तो यहाँ पर देखो
यहीं पे देखो बाहर, घर के बाहर ही हमने इलेक्ट्रिक मीटर से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज लगा हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट है वो वही फ्यूज लगा के जाता है बाहर, ताकि कभी बाहर से अगर उन लोग से गलती हो जाए, बाहर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो ज़्यादा करंट आएगी, तो ये फ्यूज खराब हो जाएगा, अंदर का सब कुछ बचा रहेगा आपका। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप जो है हैवी मशीन्स के लिए अलग इलेक्ट्रिक सर्किट बनवाइए अपने घर में, और जो लो पावर रेटिंग की मशीन उसके लिए अलग। तो दो तरीके के सर्किट डिज़ाइन कराएंगे हम लोग घर में। कौन कौन सा? एक 15 एम्पियर का हैवी मशीन्स के लिए, और एक 5 एम्पियर का लो पावर रेटिंग मशीन्स के लिए। ठीक। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फ़ैन कहाँ यूज़ करना है, कूलर कहाँ यूज़ करना है, एसी को कहाँ यूज़ करना है। एसी का पॉइंट अलग होता है, आपने देखा एसी 15 एम्पियर वाले के लिए होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि एसी को गलती से उठा के आपने कहाँ लगा दिया, 5 एम्पियर वाले सर्किट में, नहीं। इस बातों का ध्यान रखना है हमें अपने घर में, ठीक है ना। उसके बाद और किस बात का ध्यान रखना है? जो तीसरी टाइप की आपकी ओवरलोडिंग होती थी, वो एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारी मशीन एक साथ नहीं लगानी चाहिए। गलती नहीं करी आपने, तो ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा, तो ओवरलोडिंग होगी आपकी। ठीक। अब यही सब कहानियां यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए, नंबर 1, टू मैनी अप्लायंसेस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, है ना। उसके बाद फ्यूज ऑफ वायर रेटिंग 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर शुड बी सेपरेटली यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट, मैंने आपको बताया। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज? फ्यूज का क्या रोल है? यूज इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ठीक, ये आप लिख लोगे, फ्यूज का क्या यूज है। व्हाई शुड अ फ्यूज डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस बाय वन दैट ऑफ द लार्जर रेटिंग? ठीक, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। जो फ्यूज आप लेके आते हो, ठीक है ना, उसको हायर रेटिंग से रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब 5 एम्पियर की फ्यूज अगर कहीं लगी हुई है, अब ये खराब हो गई किसी दिन, और यहाँ रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर कितनी एम्पियर करंट चाहता था? 5 एम्पियर की, बस मान लो। ठीक, तो यहाँ 5 एम्पियर की फ्यूज लगाएंगे, ये 5 एम्पियर अलाउ करेगी बस। अब कह रहा है तुम इसकी जगह कोई दूसरी फ्यूज क्यों नहीं लगा सकते हो हायर रेटिंग की? मतलब ये तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है और कह रहा है कि हायर रेटिंग की फ्यूज लगा दो, लो कह रहा है 10 एम्पियर, जब खराब हो जाए तो 10 एम्पियर की खरीद के ले आओ। क्यों भाई? रेफ्रिजरेटर को तो कितना चाहिए? केवल 5 एम्पियर। अगर तुम हायर रेटिंग की फ्यूज लगा दोगे तो 10 एम्पियर अलाउ करेगा। तो कभी गलती से अगर 10 एम्पियर करंट आ गई, 5 के ऊपर भी अलाउ करेगा, 5 6 एम्पियर 7 एम्पियर 8 एम्पियर सॉरी 9 10 तक अलाउ करेगा भैया। किसी दिन 9 या 10 एम्पियर आ गई तो गेम बच जाएगा। क्या आपका रेफ्रिजरेटर चला जाएगा? वो तो 5 एम्पियर चाहता था गलती से भाई, जब तक 5 आ रही थी इसमें से, वो भी अलाउ करेगा ये। किसी दिन 10 आ गई अचानक तो वो अलाउ करेगा, इसकी कॉइल जल जाएगी फ्रिज की। ओके, इसलिए हायर रेटिंग के जो फ्यूज है लार्जर रेटिंग के, वो आप पर्टिकुलर फ्यूज की जगह नहीं यूज कर सकते, डिफाइंड रेटिंग की जगह नहीं यूज कर सकते। ठीक। लेट्स 3 फैक्टर्स विच कैन कॉज ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग 3 तरीके से होती है, तीनों मैंने आपको बता चुका हूँ एनसीईआरटी में। पहला है लाइव वायर न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाए, दूसरा है एक्सीडेंटल हाइक हो जाए वोल्टेज सप्लाई में, तीसरा है टू मैनी अप्लायंसेस को एक सिंगल सॉकेट में कनेक्ट कर दोगे। अगला सवाल कह रहा है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में एक डिफरेंस बताना है, एक ही पूछा है तो सुन लो। डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज नहीं होती है, और अल्टरनेटिंग करंट में करंट की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। और ग्राफ बना दीजिएगा। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बना दीजिएगा, है ना, 2 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बना देना। लो, ठीक, डीसी का ग्राफ कैसे बनेगा? ये लो, ये टाइम है और ये करंट है, ये हो गया डीसी का ग्राफ। एसी का ये टाइम एक्सेस है और ये करंट है, और ये इस तरीके से एसी का बनेगा। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक। उसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द मोस्टली प्रोड्यूस एट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री। दोनों में से हमारी कंट्री में पावर स्टेशन पे कौन सा बनाया जाता है, एसी या डीसी? हमारे घरों तक क्या आता है? एसी। तो पावर स्टेशन पे क्या बनाया जाता है, कौन सा टाइप का करंट प्रोड्यूस किया जाता है? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद नेम वन डिवाइस विच प्रोवाइड ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसी डिवाइस का नाम बताइए, ठीक, जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करती है। तो जवाब है हमारे इंडिया में जो पावर स्टेशंस पे डिवाइसेस लगी होती हैं, जो पावर स्टेशंस पे जनरेटर लगे होते हैं, एसी जनरेटर, ध्यान से सुन लो, पावर स्टेशन पे जो एसी जनरेटर लगे होते हैं वो एसी जनरेट करके देते हैं। तो डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? मोस्ट पावर, अच्छा यहाँ पर कहीं आगे लिखा होगा एसी का सोर्स, यहाँ पे देख लीजिए भाई। ठीक, ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर कैन बी, अच्छा नहीं लिखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, आप लिख दो, यही यही इसका आंसर है, यहाँ पर आ जाओ, यही मोस्ट पावर स्टेशन प्रोड्यूस एसी इन इंडिया, बस खत्म।
या आप इसका अच्छा आंसर ऐसे लिख सकते हो, एसी जनरेटर्स। ठीक है, एसी जनरेटर्स एट पावर स्टेशन, तो वो एसी एसी बना के देंगे आपको। उसके बाद कह रहा है कि स्टेट वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यूज करने का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया, लॉन्ग ट्रांसमिशंस के लिए एसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन में जब एसी का यूज करते हो तो हीट लॉसेस कम होते हैं या एनर्जी के लॉसेस कम होते हैं। ओके, देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, यही शब्द लिखोगे एग्जाम में, एसी में इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब, पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो आप सप्लाई कर रहे हो, डिलीवर्ड कर रहे हो, ठीक, वो आराम से चली जाएगी लॉन्ग डिस्टेंस पे विदाउट लॉस ऑफ एनी हीट, विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, नेक्स्ट है, नेम थ्री टाइप्स ऑफ वायर यूज इन हाउस होल्ड सर्किट। तीन तरीके के वायर, लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल ब्लैक कलर का, और अर्थ का इंसुलेशन ग्रीन कलर का। ओके, आउट ऑफ दीज थ्री विच वायर इज अ सेफ्टी मेजर स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेस दैट हैव मेटालिक बॉडी। तो मेटालिक बॉडी जिन अप्लायंसेस की होती है उसमें आप उसकी मेटालिक बॉडी में कौन सा वायर लगाते हो, लाइव, न्यूट्रल या अर्थ? तो जवाब है अर्थ वायर लगाते हो, जिससे कि करंट का जो लीकेज है वो ग्राउंड में चला जाता है। उस तरीके से मेटालिक बॉडी और ग्राउंड दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, और दोनों जब हम मेटालिक बॉडी को टच करते हैं तो हमें कोई शॉक नहीं लगता है। ओके, स्टेट द कलर ऑफ इंसुलेशन यूज फॉर दिस वायर, ग्रीन है ना, अर्थ वायर में ग्रीन यूज होता है। हाउ इट इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द यूजर, तो ये सब कहानियां लिख लेना। अगला सवाल, नेम टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ डेली यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है ना, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहरहाल ये सब आपके सिलेबस में है नहीं, चलो, पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है। ओके, चलो, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, कैन एक्सप्लेन द फंक्शन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन अ डोमेस्टिक। फंक्शन बताना है डोमेस्टिक सर्किट में किसका, फ्यूज का, जो कि आपको पता है, फ्यूज का फंक्शन आपको पता है। अब वही सवाल फिर से आ गया, इलेक्ट्रिक ओवन की पावर रेटिंग कितनी है, 2000 वाट, 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट नहीं दिया होता तो आपको अपने मन से लेना है। और सुनो, पावर जो आपकी, इसको कौन से उसमें लगा दिया है इन्होंने, कौन सी लाइन में, 5 एम्पीयर की लाइन में लगा दिया है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, करंट निकालते हैं हम लोग अपना वाला। तो आई इज इक्वल टू पी बाई बी से करंट निकालोगे, पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज से करंट निकाला, कितना आ रहा है, 9.09 एम्पियर। ठीक, अब ये जो करंट है वो 5 एम्पियर से ज़्यादा है कि नहीं बताओ? तो क्या होगा, ये मशीन भी काम करना बंद कर देगी, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा बस। और अगर करंट हमारा 5 एम्पियर से कम आया होता एग्जाम में, मान लीजिए हमने सॉल्व किया और हमारा करंट आ रहा है 4 एम्पियर, ठीक, तो इसका मतलब हमारी मशीन एकदम स्मूथली चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ्यूज मेल्ट नहीं होगा। ओके, अगला सवाल, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी करंट और डीसी करंट में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक, तो ये डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। एक्सप्लेन व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट करंट फॉर अ ट्रांसमिशन, ये भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ो, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, ये भी आपके सिलेबस में है नहीं इस बार, 2023 में अगर आप पेपर दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ फ्यूज। फिर से वही सवाल है, छोड़ दे रहे हैं इसको। पावर दिया 100 वाट, वोल्टेज है 220, यहाँ से करंट निकाल लोगे, करंट कितना आ रहा है, 6.8, जो कि 5 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब फ्यूज़ क्या होगी। नहीं नहीं, ये कुछ दूसरा सवाल है, देखते हैं इस सवाल को, ये कुछ दूसरा सवाल है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट 220 लैम्प्स दैट कैन बी यूज इन दिस सर्किट। ओके, तो इस सर्किट में टोटल कितने आपके नंबर ऑफ लैम्प्स यूज हो सकते हैं जिसकी पावर कितनी 100 वाट है और 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उनको चाहिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से चेक करो, जो आपको करंट मिलेगी, ठीक, फ्यूज दिया हुआ है कितने का, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कराते हैं। ओके।